में क्या है, ये कम से कम 12-14 किलो मटेरियल है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मीट। जब ये 50-60 दिन में रेडी होगा तो ये ऐसे कलर आएगा, जैसे मौसमी का जूस होता है ना, उस तरीके का होगा, कलर यही होगा। मित्रों नमस्कार, आज मैं फिर अपनी इस जीवामृत की इकाई में खड़ा हूं और बहुत सारे किसानों को के प्रश्न हैं। कुछ कितना भी कायदे से बताने की कोशिश करूं, लेकिन प्रश्नों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। खेती का जो विषय है, मैं अक्सर बोलता हूं कि खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। जब मैं दर्शन की बात करता हूं तो दर्शन का मतलब होता है कि जो दृश्य हमको दिखाई देता है वो उसको ठीक नज़र से देखना। मित्र, कभी कल्पना करिए कि जिसको पैदाइशी अंधा है, जिसको भगवान ने आँख नहीं दिया, एक बार आँख बंद करके विचार करना कि जिस इंसान को जन्म से ही आँख नहीं है या जन्म से अंधा है, उसकी पीड़ा क्या होगी, क्योंकि वो दुनिया देख नहीं पा रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको परमात्मा ने आँख दिया है देखने के लिए, लेकिन हम अपनी आँखों से कुछ देखना नहीं चाहते हैं। देखते तो यूँ तो हर व्यक्ति जितनी देर जगता है कुछ ना कुछ देखा ही करता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आँख मुझको क्यों दी है परमात्मा ने। तो आँखों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, बस ये जो निर्णय ले लिया कि मुझको इस संसार में आँख से क्या देखना है और क्या नहीं देखना, तो अगर ये जानकारी हो गई कि मुझे क्या देखना है, तो आप समझ लीजिए आप दार्शनिक हो गए। आज तो हम आँख से पता नहीं क्या देखते हैं, दूसरा कान से क्या सुनते हैं। हमको परमात्मा ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है और उसने कहा बेटा तुम अपने दिमाग से सोचना और अपनी आँखों से देखना, मैं तुमको साफ साफ नज़र आऊँगा। लेकिन अगर आपने इस प्रकृति को, भगवान को, परमात्मा को दूसरे की आँखों से देखना शुरू किया, दूसरे के कानों से सुनना शुरू किया और आप दूसरे के दिमाग से देखने की कोशिश की, तो आप कभी दार्शनिक नहीं हो सकते। आज ये जो देश का किसान है वो नाना प्रकार की मुश्किलों में घिरा हुआ है। कितने प्रकार की फसलों में, जितने प्रकार की फसलें हैं, वो ये मान लीजिए कि एक एक फसल में औसत 3-3 प्रकार की बीमारियां हैं, तो हजारों प्रकार की बीमारियां हैं और सैकड़ों प्रकार के इंसेक्ट हैं। एक किसान कहता साहब मेरे टमाटर में ये बीमारी लग गई। आज टमाटर की बीमारी के लिए किसी ने दवा बताई, अगले साल उसने पपीता लगाया, तो फिर कहता साहब मेरे पपीता में बीमारी लगी। यानी उसके दिमाग में कि टमाटर की बीमारी अलग है, पपीते की बीमारी अलग है, भिंडी की बीमारी अलग है, जबकि बीमारी एक ही है। ऐसे ही इंसेक्ट के साथ है, भिंडी का कीड़ा, अमरूद का कीड़ा, आम का कीड़ा, मूंगफली का कीड़ा। कीड़े 25-30 प्रकार के इंसेक्ट हैं जो घूम फिर करके सभी फसलों में लगते हैं। हम खेती से उबरना चाहें, अगर खेती को प्रॉफिट का बिजनेस बनाना चाहें और ये सोचें कि खेती से मैं फिर से उत्तम किसान बन सकता हूँ, खेती उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त हो जाए खेती को, तो अपने दिमाग से कुछ करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आज मैं इस जीवामृत की इकाई में खड़ा हूँ और आज देश में अगर आप नेचुरल फार्मिंग गूगल में टाइप करेंगे तो उसमें आएगा गौ आधारित प्राकृतिक खेती, यानी कि जीवामृत। अगर नेचुरल फार्मिंग सर्च करेंगे तो जीवामृत जरूर आएगा। और जीवामृत में बताया गया कि 200 लीटर का ड्रम लेना और 10 किलो गाय का यूरिन लेना, 10 किलो काऊ डंग लेना और 1 किलो बेसन डालना, 1 किलो गुड़ डालना और 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालना। मित्र, 2 चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं गाय के गोबर में बहुत सारे जीवाणु हैं, तो गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो उसके पाचन में सहायता करने वाले थे,
गाय ने गोबर किया, मैंने जीवाणुओं की संख्या काउंट की तो हमको 1 ग्राम गोबर में करोड़ों जीवाणु मिल गए। मैंने कहा गाय के गोबर में जीवाणु हैं, बट उन जीवाणुओं का इस एग्रीकल्चर में कोई रोल नहीं है। गाय के गोबर का रोल है, लेकिन उन जीवाणुओं का कोई रोल नहीं है। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि गाय के गोबर से जीवामृत बनता है। दूसरा, काऊ डंग, यूरिन। यूरिन में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं तो अगर गाय को जो माँ मानता है, बैल से खेती करता है, उसको तो गाय आशीर्वाद देती है। लेकिन बैल सड़क पर छुट्टा छोड़ देना, बैल को कसाई के हाथ कटने के लिए दे देना, और गाय का दूध ना पीना, गाय को डंडा मारना, गाय को प्रॉपर भोजन ना देना, उसके बाद कहना गाय के गोबर में लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। गाय जब प्रसन्न होगी तब उसके गाय के गोबर में और मूत्र में कुछ होने की संभावना है। चलिए, 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल देना। अब इतना कह देना, किसान ने ये बात मई में सुनी और गया एक बरगद के पेड़ के नीचे के ऊपर की धूल उठा लाया, वहाँ कहाँ जीवाणु थे। ये पूरा कार्यक्रम फेल हो गया। मैं जीवामृत के बारे में स्पष्ट बोलता हूँ कि बहुत सारे रसायन डाले तो जमीन के जीवाणु मर गए। हमें आँख से क्या देखना है? जब खेती दर्शन शास्त्र का विषय, आँख से देखना क्या है? आँख से देखना है कि मैं जो भी फसल बोता हूँ, जो भी बीज बोता हूँ, वो खेत में बोता हूँ। तो धरती माँ के ऊपर मैं बीज डालता हूँ। अगर धरती माता संपन्न है, अगर उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि जो फसल मैं बोया हूँ उसको पोषण दे सकती है, तो फिर मुझे फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। धरती माता अगर हेल्दी है तो उस फसल में कोई बीमारी आने वाली है नहीं, तो आपको फंजीसाइड से राहत मिल जाएगी। धरती की हेल्थ अच्छी है, समझना। हेल्थ का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, जमीन में एक ह्यूमस नाम का पदार्थ होता है जो सड़े गले मलमूत्र से, बाग बगीचों की पत्तियों से, फसलों के अवशेष से और खरपतवारों से बनता है। बायोमास हो और जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन दो की जुगलबंदी है। कार्बनिक पदार्थ बहुत ढेर सारा है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स बहुत हैं। तो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करके ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस में जीव द्रव्य होता है जो फसलों का भोजन है। तो अगर जमीन मेरी संपन्न हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो ना फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना फंजीसाइड की ज़रूरत है, और ना हमको पानी की ज़रूरत है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आज के ठीक 50 साल पहले देश के किसी कोने में रबी में सारे के सारे लोग खेत की जुताई करके चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी, राई बो देते थे। ना पलेवा करते थे, ना बीच में पानी लगाते थे, सीधे फसल की हार्वेस्टिंग करते थे। ना कोई बीमारी लगती थी, ना कोई कीड़ा लगता था। खेती का संपूर्ण दारोमदार हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी पर, ज़मीन और ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर करता है। ज़मीन में मैंने बीजा बोया, अगर ज़मीन उसको पाल सकती तो पाल लेगी। क्लाइमेट, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फसल साफ साफ मेरी निकल जाएगी बिना किसी लागत के। आज हमारी ज़मीन भी अनफर्टाइल है और क्लाइमेट भी सही नहीं है। क्लाइमेट के बारे में कहता हूँ जलवायु। क्लाइमेट का जो हिंदी शब्द है वो जलवायु, जल और वायु। ना तो हमने कहीं सरफेस वाटर छोड़ा, ना ज़मीन के नीचे 40 फुट का पानी मैंने छोड़ा। पानी को, वाटर लेवल को पहुंचा दिया 200, 250, 300 फुट। सरफेस वाटर जहाँ जलाशय होते थे वहाँ मैंने कब्जा करके घर बना लिए। जंगल मैंने काट लिया। बायोडाइवर्सिटी मैंने पेस्टिसाइड डाल के नष्ट कर दी। अब आज की तारीख में कोई नेचुरल फार्मिंग की बात करे तो नेचुरल फार्मिंग कोई जादू टोना नहीं है। मैं कहता हूँ बार बार कि नेचुरल फार्मिंग का एक ही मकसद है कि हम अपने नेचर को कैसे दुरुस्त करें। तो जब नेचर की बात आता है तो नेचर का मतलब होता है कि ज़मीन कैसे हेल्दी हो, रेन वाटर की कैसे हार्वेस्टिंग हो, जंगल कैसे रेडी हो, और जल में रहने वाले जलचर हों, थल में रहने वाले थलचर हों, नभ में रहने उड़ने वाले विचरण करने वाले पक्षी हों। चलिए, तो जीवामृत में मित्र
आप सारी बातें सोशल मीडिया की भूल जाइए, बस अपने दिमाग से ये सोचिए कि आखिर आज जीवामृत क्यों दिया जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए, प्रश्न पूछिए लोगों से जो जीवामृत की बात करते हैं कि भाई जीवामृत क्यों देना है, वो उत्तर दे नहीं पाएंगे। फिर बता दूं तो जीवामृत अपने दिमाग से सोचो कि जैसे मैंने बोला फर्टिलाइजर क्यों देने पड़ रहे हैं, अपने दिमाग से सोचोगे कि मैंने रासायनिक उर्वरक क्यों देने पड़ रहे हैं, तो एक बात जहन में आएगी कि ज़मीन में जो फसल हमने बोई है उसकी ग्रोथ के लिए ज़मीन पौधों को वो पोषण नहीं उपलब्ध करा पा रही, इसलिए मुझे फर्टिलाइजर देने पड़ रहे हैं। तो ज़मीन पौधों को जो फसल बोई उसको पालने में असमर्थ है, तो क्यों असमर्थ है? तो सीधी सीधी बात है कि ज़मीन को भोजन मिलेगा तभी तो फसल को दूध पिलाएगी। और ज़मीन को भोजन, ज़मीन का भोजन क्या है? ज़मीन का भोजन है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ मैं कितना खेत में अधिक से अधिक लौटा सकता हूँ, डाल सकता हूँ, ये बात हमको सोचनी है। क्या गोबर की खाद डाल सकते हैं, फसलों का अवशेष वहीं पलट सकते हैं, या खरीफ के सीजन में मैं खरपतवारों को खूब उगने दूं, खरपतवारों को वहीं पलट दूं। अल्टीमेटली मुझको सॉइल में कार्बन को रिच करना है। दूसरा, पीछे कई सालों से आपको बताया गया कि सफ़ेद गिडार के लिए, दीमक के लिए, निमेटोड्स के लिए ये इंसेक्टिसाइड डालिए। वो इंसेक्टिसाइड डालने से केंचुआ, गुबरैला और सब कुछ नष्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए। तो जो चीज़ें ज़मीन में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे वो कितने प्रकार के थे? 1000 थे, 2000 थे, 1 लाख थे। अभी तो वो झोला छाप लोग जो है 10-20 की बात करते हैं। किसी जमाने में केवल एक ही की बात किया करते थे। 90 के दशक में राइजोबियम, बंदर पा गया, अदरक की गांठ बन बैठा पंसारी, वही आज का हाल है। आज अदरक के साथ उसने मुलैठी और सौंफ भी रख लिया है, बस इतना ही है। तो जो जीवाणु नष्ट हुए मेरी दूषित कृषि प्रणाली के कारण, वो जीवाणु कहाँ मिलेंगे? तो सीधी सीधी बात है, जहाँ मनुष्य की दखलंदाजी नहीं है, जहाँ जंगल समृद्ध है, वहीं मिलेंगे। तो जंगल से मिट्टी लाना है 5 किलो। जैसे ये सज्जन मेरे पास सतना के आए हैं और अभी एक बीकानेर से सज्जन आने वाले हैं, ये यहाँ तक लेने आए हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग नहीं लेने आ सकते, तो अपने आस पड़ोस के कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर जंगल हो तो जंगल के एरिया में जाएंगे और जंगल में जा कर के रिच फॉरेस्ट देखेंगे जहाँ खूब ढेर सारा बायोमास हो। बायोमास को हटाएंगे, नीचे नमी युक्त भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। वो मिट्टी 5 किलो लाकर एक ड्रम में डाल दीजिए, इसको पानी भर दीजिए। और मैंने 200 लीटर की बात, 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ किसानी के लिए, 10 एकड़ काले किसान के लिए सफिशिएंट है। और किसी भी फसल में बुआई के पहले केवल 1 एकड़ में 20 लीटर डालना है। चलिए, तो 200 लीटर पानी भरा, 5 किलो मिट्टी डाल दी हमने, इसमें 18 किलो वन टाइम चीनी डाल दी। अब वन टाइम 18 किलो चीनी डाल दीजिए, वन टाइम 18 किलो गुड़ डाल दीजिए। अब किसी ने सुना साहब आटा न डालें क्या? चलिए आटा भी डालिए। 9 किलो गुड़ डाल दीजिए, 9 किलो आटा डाल दीजिए, 9 किलो चीनी डाल दीजिए, 9 किलो आटा डाल दीजिए। टोटल 18 किलो इसको भोजन दे देना है 200 लीटर के ड्रम में। और 35 दिन के बाद फिर इसमें 10 किलो फिर भोजन देना है, आधा गुड़ आधा आटा, आधा चीनी आधा आटा। आटा अकेले नहीं देना है, चीनी अकेले दे सकते हो, गुड़ अकेले दे सकते हो। आटे के साथ गुड़ और चीनी का जरूर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आटा अकेले नहीं दे सकते, क्योंकि आटे को टूटने में, आटे के पार्टिकल को नैनो पार्टिकल बनने में कम से कम 30-35 दिन लगेंगे। तब तक ये बैक्टीरिया क्या करेगा जो मिट्टी में था। अब ये सज्जन हमसे ले जाएंगे 5 लीटर, इनको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तो देश के जो किसान हमसे जीवामृत ले जाएंगे उनको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। हमारे द्वारा जो 5 लीटर जीवामृत ले जाएंगे इसमें पलटा देंगे और पलटाने के बाद उसमें भर देंगे पानी। सपोज किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो 200 लीटर नहीं बनाएगा, वो 125 लीटर बनाएगा। अब जब 200 पानी आधा हो गया तो भोजन आधा हो जाएगा। हमने कहा 18 किलो पहले, 10 किलो बाद में। अब 100 लीटर बनाने वाला क्या करेगा? 9 किलो पहले और 5 किलो बाद में। जो किसान 1-2 एकड़ का है वो 50 लीटर बनाएगा।
तो वो 18 किलो 10 किलो नहीं डालेगा। जब 50 लीटर पानी हो गया तो चौथाई कर दीजिए, तो 4.5 किलो पहले डालेगा, 2 किलो बाद में डालेगा। सिंपल सी कहानी है। पानी की मात्रा 200 लीटर में मैंने बोला टोटल 28 किलो भोजन देना है 50 दिन के बीच में। अब कोई कहे कि साहब मैं 50 दिन में, जब ये 55 दिन में बनेगा तो हम 28 किलो देना है, तो क्या हम 5-5 किलो दे सकते हैं? दे सकते हो। कोई कहे कि साहब हम 15 दिन में 2-2 किलो दे सकते हैं, दे सकते हो। कोई कहे साहब मैं हर सप्ताह अगर 1-1 किलो दूं, तो वो भी कर सकते हो। टोटल इसको 28 केजी चाहिए 200 लीटर में, 14 किलो चाहिए 100 लीटर में, और 7 किलो चाहिए 500 लीटर में। कहानी खत्म। अब देखिए, ये जीवाणु है मेरे पास। जब ये 50-60 दिन में रेडी होगा तो ये ऐसे कलर आएगा, जैसे मौसमी का जूस होता है ना, उस तरीके का होगा। कलर यही होगा। थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे मैं इसको चीनी और आटा देता हूं, इसलिए मेरा कलर ऐसा है। जो गुड़ देगा थोड़ा सा कलर इससे डार्क जा सकता है, कुछ रेडिश का हो सकता है। ये घबराने की जरूरत नहीं कि साहब मेरा तो कुछ लाल लाल कलर का बन रहा है। तो भाई आपने रेड कलर का गुड़ खिलाया तो रेड कलर का कुछ लेकर के आएगा वो, ठीक है ना। आटा ज़्यादा हो जाएगा, गुड़ कम हो जाएगा, तो ये और थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाएगा। कलर तो डिपेंड करेगा मैंने भोजन क्या दिया है। कुछ लोग कहते हैं सचान साहब इसको टेस्ट कराया क्या, कितने माइक्रोब्स हैं? हमने कहा ये टेस्टिंग जो लैब की टेक्नोलॉजी है उसी ने तो सत्यानाश किया है। जैसे मिट्टी परीक्षण कराया क्या, लोग कहते हैं मिट्टी की जांच कराई का कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, तो मैं मिट्टी की परीक्षण आपकी फसल की प्रोडक्टिविटी को देख करके ही बता देता हूँ ऑर्गेनिक कार्बन इतना है। मैंने पहले कहा आपको ईश्वर ने आंखें दी हैं, फसल आपने 60 कुंटल वैरायटी वाली बोई थी, आपकी 28 कुंटल पर हेक्टेयर निकली है। समय से बुआई किया था, समय से 5 पानी लगाए थे, और 120-60-40 की रेशियो में आपने एनपीके दिया था। तो 60 कुंटल कैपेसिटी का गेहूं बोया, तो हमको अगर सब कुछ प्रॉपर चीज़ें की तो हमको 60 किलो मिलना चाहिए। 60 कुंटल 28 कुंटल क्यों मिला? और 28 कुंटल में अगर यूरिया डीएपी आप हटा देते ना, तो ये प्रोडक्शन आपका 14-15 कुंटल से ज़्यादा नहीं आ जाता, 14 कुंटल से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। मतलब ये हुआ कि अगर सॉइल में 1% से ज़्यादा ह्यूमस होगा, आप फर्टिलाइजर नहीं भी देंगे, 60 कुंटल कैपेसिटी वाला गेहूं बोएंगे तो 60 कुंटल ही होगा। अब 60 कुंटल की बजाय अगर 15 कुंटल हो गया है, तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक कार्बन 0.25 कुंटल है, 2% है, 0.25%। 1% होना चाहिए, और 15 कुंटल यील्ड आई तो 0.25% ऑर्गेनिक कार्बन हो गए। मिट्टी की जांच दिमाग लगाओगे, आंखों से ठीक ठीक चीज़ों को देखोगे तो सब कुछ सामने है। और अगर मैं अंधा हो गया तो एक लैब वाला बताएगा तुम्हारे ज़मीन में जीवांश कार्बन इतना है। ये लैबों का सिलसिला तो इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं अपनी आंख से कुछ भी नहीं देखना चाह रहा हूँ। किसान को तो अपनी आंखों से ही देखना है, अपने दिमाग से ही खेती करना है। अगर अपने दिमाग से खेती आपने बंद कर दी तो जानते हो बाजारवाद में क्या है, पूरी दुनिया पूरा का पूरा सिस्टम किसान को कुछ ना कुछ चीज़ बेचना चाहता है। यूरिया ले लो, डीएपी ले लो, फंजीसाइड ले लो, बीडीसाइड ले लो, रोटावेटर ले लो, कृषि यंत्र ले लो, ट्रैक्टर ले लो, अनुदान ले लो, सब्सिडी ले लो, यानी कि सबका काम चल जाए, किसान मरता हो मर जाए, जमीन मरती हो मर जाए। अब देखिए, जो मैंने पूछा, कुछ लोगों ने कहा इसमें कितने बैक्टीरिया हैं, तो मैं फिर बोलूं कि एक साइंस कहती है, अब साइंस में भी आ जाऊं, साइंस कहती है कि बैक्टीरिया की मैक्सिमम संख्या 10⁹ हो सकती है। यानी 1 ग्राम पानी में, 1 ग्राम मिट्टी में 10⁹, मतलब 2 करोड़ 4 करोड़, बस इतना हो सकता है। उतना होने के लिए ये पोजीशन आएगी, ये वाली। जब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, अब आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जरा पिंटू से कहूंगा कैमरे को जूम करें, आपको दिखा रहा हूं ये मेरे हाथ में क्या है, ये कम से कम 12-14 किलो मटेरियल है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मीट, और ये पका करके खाया जा सकता है। ये आर्टिफिशियल मांस है।
जब हम इसको 10 की पावर 9 पहुंच गया और अब उससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता ऊपर, तो क्या कैनाबोलिज्म होने लगेगा, ये माइक्रोब्स से लड़ने लगेगा। और ये डेड सेल हैं बेसिकली, इनमें कुछ लिविंग भी हो सकते हैं बट ये ज़्यादातर डेड सेल हैं। ये पोजीशन जब आती है तो ये मान लीजिए कि अब ये बहुत अपने उस पर पहुंच चुका है कि यानी अब इसके ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। हमने इसमें हाथ डाला, जैसे अभी तो बैक्टीरिया लैब में काउंट होते हैं, मैं इसमें मित्र किसी भी जीवामृत में ऐसे हाथ डाल करके आंख बंद करके इसकी शार्पनेस को 2 उंगलियों के बीच में ऐसे चिकनाहट को देख के बता दूंगा बैक्टीरिया इसमें 10 की पावर 9 से भी एक्सीड कर गया है, या 10 की पावर 7 है, या 10 की पावर 5 है। दूसरा, मैं इस लिक्विड को हाथ डालूंगा और सूंघ करके इसकी स्मेल से बता दूंगा कि बैक्टीरिया की क्वांटिटी कितनी है। हमने अपनी आंखों से देखा और अपने दिमाग से समझा, तो मैं लैब से छुटकारा पा गया। तो लैब से जिसको छुटकारा पाना है वो परमात्मा ने कहा। किसी जमाने में लैब नहीं थी, तब क्या खेती नहीं होती थी? होती थी मित्र। जो भी देश के किसान, अब जैसे मैंने जीवामृत की इतनी कहानी बताई कि आप जीवामृत बनाएंगे 20 लीटर 1 एकड़ में डालेंगे, आपकी खेती अच्छी हो जाएगी, तो क्या हुआ? जीवामृत केवल इतना काम कर रहा है कि जो जमीन से जीवाणु नष्ट हो गए थे उनकी हमने पुनर्स्थापना कर दी। अब मेरी ड्यूटी है कि जिन जीवाणुओं की पुनर्स्थापना कर दी वो फर्दर आगे मरने ना पाए। तो मरते किससे हैं? अप्रैल मई जून की गर्मी से, जानते हैं ये माइक्रोब्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे ही टेम्परेचर अप करता है तो इनकी लाइफ स्टाइल जो है ना डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो टेम्परेचर जमीन का 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना जाने पाए तो ऐसा तो संभव है नहीं, जाएगा। लेकिन चलिए, खेत की मेड़ों पर 10-20 जगह अगर शीशम का, जामुन का, नीम का छायादार वृक्ष है तो उसके नीचे टेम्परेचर कभी 40 से ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ ये माइक्रोब्स हमेशा जिंदा रहेंगे। बारिश होगी, खेत ठंडा होगा तो पूरे खेत में ये माइग्रेट करके चले जाएंगे। तो एक तो खेत की मेड़ पर पेड़ जरूर लगाना है, नेचुरल फार्मिंग। दूसरा कि ये माइक्रोब्स तो मैंने डाल दिए, लेकिन ये माइक्रोब्स क्या, ये अपने आप में कुछ नहीं है। इनको बेचारों को कार्बनिक पदार्थ अगर मिलेगा तो उस पर अपनी लाइफ साइकिल चलाएंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको जितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलेगा उतना अधिक से अधिक ये ग्रो करेंगे, उतनी संख्या में मरेंगे। तो मरे हुए जीवों का अंश ही फसलों का भोजन है। तो हमको कार्बनिक पदार्थ डालना है। कार्बनिक पदार्थ को तब तक ये नहीं खाएंगे जब तक वो मॉइस्ट नहीं होगा, यानी भीगा हुआ नहीं होगा। तो भीगा हुआ होने के लिए ज़मीन में मॉइस्चर होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ वर्षा का पानी खेत की मेड़ बना के खेत में बारिश का पानी रोकना। जो किसान बारिश के पानी को मेड़ बना के खेत में रोक लेता है, जो किसान मेड़ों पर अच्छे अच्छे खूबसूरत पेड़ लगा देता है, जो किसान अपने बायोमास को, अपने किसी भी अवशेष को खेत में लौटा देता है, जो किसान पेस्टिसाइड ज़मीन में नहीं डालता है, बस वही किसान प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ सकता है। अब और एक चीज़ बताऊं, सोशल मीडिया में बहुत सारे युवा किसान, जैसे ये युवा किसान है, उनको क्या पढ़ते हैं कि एक युवा इंजीनियर आया, 3 एकड़ ज़मीन खरीदा और 7 साल में 24 करोड़ कमा लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना बकवासबाजी है। मैंने बोला खेती धंधा नहीं है, खेती धर्म का विषय है, खेती दर्शन का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, और खेती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का विषय है। जैसे एक व्यक्ति जब संपूर्ण जीव जगत की माया को सुखी संपन्न देखना चाहता है तो फिर ये भगवान रूपी जो व्यवस्था है, जो भगवान है, पंचमहाभूत है, प्रकृति की पूरा सिस्टम है, वो फिर उस मनुष्य को इजाज़त देता है कि तू भी आनंद से रहे, तुम भी जी सकते हो, तुमको सब कुछ मिलेगा। अभी हम लोग ज़मीन को लूट लेना चाहते हैं, पानी को लूट लेना चाहते हैं, जंगल को काट लेना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मार देना चाहते हो। इसका नाम क्या दिया मैंने? आधुनिक कृषि तकनीकी, एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी।
यानी हमारी एडवांसनेस ये है कि मैं धरती को बंजर बना दूंगा, धरती के नीचे का पानी लूट लूँगा, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद हम खुद मर जाएंगे। ऐसी ही इसी और इंसान आगे बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आप सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं संसार की। किसान भगवान के नज़दीक रहता है, यानी प्रकृति के नज़दीक रहता है। किसान ही सही मायने में भगवान की पूजा कर सकता है। लेकिन जिनको भगवान से, प्रकृति से लेना देना नहीं है, उन्होंने किसान को भी उस राह पर ढकेल दिया कि जब हम भगवान के पुजारी नहीं तो तुम भगवान के पुजारी कैसे बन गए। तो आपको भगवान की पूजा करनी है। भगवान की पूजा का मतलब होता है भूमि फर्टाइल रहे, नीर पानी बना रहे, वायु जंगल बने रहें। और जब जंगल खूबसूरत होंगे तो जंगल में पेड़ों में विचरण करने वाले पक्षी होंगे। जब पानी होगा तो जलचर होंगे। जब धरती मजबूत होगी तो थलचर होंगे। और जब पूरी व्यवस्था ठीक रहेगी तो इंसान हंसने की उम्मीद करे, स्वस्थ रहने की उम्मीद करे, अमीर बनने की उम्मीद करे। अन्यथा जहाँ धरती बंजर है, पानी नहीं है, जंगल नहीं है, वहाँ आप हंसने की, मुस्कुराने की कोशिश ना करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।